ग्रह गंगा धारा पितामही विद्यापीठ की मासिक पत्रिका है जो प्रत्येक माह आती है। यह दूसरी पत्रिका है, वर्ष 1 अंक 2। आबाल वृद्ध की परिवार पत्रिका। ग्रह गंगा धारा के सभी पाठकों को सप्रेम नमस्कार। पितामही विद्यापीठ का प्रारंभ हो गया है। इस पत्रिका का भी यह दूसरा अंक है। पितामही विद्यापीठ के सदस्य बनने शुरू हुए हैं। ग्रह गंगा अभी गंगोत्री से कुछ दूर ही गई है। अभी तक उसका प्रवाह गहरा और विशाल बने और समाज के हर घर तक पहुंच सके, इसके लिए हमें कार्यरत होने की आवश्यकता है। पाठक इस गंगा धारा में स्नान कर उसे अन्य ग्रहों तक तीर्थ के रूप में पहुंचाएंगे ही। कुटुंब सदस्यता पत्रक भरते समय कहीं कहीं प्रश्न आ रहा है। प्रश्न है, गृह स्वामिनी कौन? यह तय करने का प्रश्न है। यह प्रश्न वहीं आता है जहां एक से अधिक विवाहित महिलाएं हैं। 90 वर्ष की सासू माँ और 60 वर्ष की पुत्रवधू साथ में हैं, तो गृह स्वामिनी कौन मानी जाएगी? अभी तो इस घर में पुत्रवधू नहीं है, परंतु 30 वर्ष की पुत्रवधू है, तो तीनों में गृह स्वामिनी कौन होगी? घर में अविवाहित परंतु बड़ी आयु की ननद और 60 वर्ष की बुआ जी है और 30 वर्ष की पत्नी है, तो गृह स्वामिनी कौन होगी? घर में 65 वर्ष की सासू माँ, 35, 20 और 25 वर्ष की 3 पुत्रवधू हैं, तो गृह स्वामिनी कौन होगी? ऐसे कई प्रश्न आते हैं। घर में पति, पत्नी और 2 संतानें ही हैं, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं, परंतु एक से अधिक विवाहित स्त्रियां होंगी तब प्रश्न होगा। अभी इस प्रश्न का उत्तर देने का उपक्रम नहीं है। पाठक स्वयं इस विषय पर विचार करें, अन्य लोगों के साथ चर्चा करें और निष्कर्ष हमारे तक पहुंचाएं। आगे इस विषय पर चर्चा होगी। इति शुभम संपादक। जीवन का नियोजन। कुटुंब जीवन में एक एक व्यक्ति का और सारे कुटुंब का सुख, आराम, शांति, संस्कार, समृद्धि, ज्ञान आदि सब अच्छे रहें, ऐसी चाह है तो हमें जीवन का नियोजन करना चाहिए। इसका पहला मुद्दा है जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं किस आयु में होना अच्छा है, इसका विचार करना। पहली बात है विवाह की। विवाह किस आयु में होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं लड़की का विवाह 16 वर्ष में और लड़के का 25 वर्ष में। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो आज लड़की का विवाह 21 वर्ष में और लड़के का विवाह 24 से 27 के मध्य तो होना ही चाहिए। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक दृष्टि से यह कितना लाभकारी है, यह समझदार लोगों को अवश्य समझ में आएगा। दूसरी बात है पति पत्नी ने कौन सी आयु में माता पिता बनना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पति 35 वर्ष का हो तब तक उसे चाहे जितनी संतानों का पिता बन जाना चाहिए। तीसरी बात है कुटुंब में कितनी संतानें होनी चाहिए। व्यवहार कहता है कुटुंब में हर संतान को कम से कम एक भाई और एक बहन होनी चाहिए। इसका अर्थ 2 पुत्र और 2 पुत्रियां चाहिए। 4 संतानों की बात सुनकर कोई हंसेगा, कोई नाराज होगा, कोई तो भयंकर अस्वस्थ हो जाएगा, परंतु 4 संतानें हो या न हो, इस बात पर विचार तो करना ही चाहिए। फिर कम से कम 3 का विचार तो करना ही चाहिए। चौथी बात है किस आयु में संसार से और अर्थार्जन से निवृत्त हो जाना चाहिए। शास्त्र तथा व्यवहार दोनों कहते हैं कि 50 वर्ष की आयु में निवृत्त हो जाना चाहिए। निवृत्ति किसे कहते हैं? अर्थार्जन जैसे लाभ और अधिकार से मुक्ति पाना। इतनी बातों का विचार किया तो जीवन की छोटी छोटी बातों की व्यवस्था अपने आप ही हो जाती है। आज ये बातें अस्वाभाविक लगती हैं, परंतु स्वाभाविक बनाने का प्रयास करना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम एक विचारणीय विषय। वानप्रस्थ की स्वामी विश्वरूपानंद जी से वार्तालाप। सज्जन वृद्ध स्वामी विश्वरूपानंद जी के सानिध्य में बैठकर वार्तालाप कर रहा है। उनकी स्वामी जी के प्रति आस्था है, इसलिए वे विनयपूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं और स्वामी जी स्नेहपूर्वक उत्तर दे रहे हैं। हम भी जरा उनका वार्तालाप सुने। प्रश्न,
स्वामी जी, आजकल वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। समाज व्यवस्था की दृष्टि से वानप्रस्थ आश्रम की बहुत आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है। हमें ये बातें बहुत समझ में नहीं आती है। आप ही कृपा करके समझाएं कि यह वानप्रस्थ आश्रम क्या है और वह क्यों इतना आवश्यक है। स्वामी जी, वानप्रस्थ आश्रम शब्द वन से बना है। वन की ओर प्रस्थान करने को वानप्रस्थ कहते हैं। प्रस्थान करने का अर्थ है जाना। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर जाना, वन में जाकर रहना। आश्रम शब्द से हम परिचित हैं। ऋषियों का, संत महात्माओं का आश्रम होता है। यहाँ आश्रम का अर्थ है जीवन का एक भाग। जीवन के जिस भाग में हम वन में जाकर रहते हैं उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। सुखी और श्रेष्ठ जीवन के बारे में निरूपण करने वाले हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए निर्देश दिया है कि आधा आयुष्य पूर्ण होने पर हमें घर का त्याग कर वन में जाकर रहना चाहिए। उसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम में रहना। प्रश्न, स्वामी जी, ऐसा क्यों करना चाहिए? घर छोड़कर वन में जाना क्या योग्य है? प्रश्न, स्वामी जी, अपने लोगों को क्यों छोड़ना चाहिए? सुख तो घर में है, वन में कैसे होगा? वहाँ खाना, सोना, रहना कितना दूभर होगा। हमें तो यह बात समझ में नहीं आती है। आप ही बताएं कि ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा दुख क्यों ओढ़ लेना चाहिए? स्वामी जी, आधा आयुष्य पूर्ण होते होते हमारे मन में संसार के सुखोपभोग के प्रति विरक्ति का भाव आता है। सुखोपभोग यदि भरपूर किया है, खूब संतुष्टि प्राप्त हुई है तो भोगों से तृप्ति आती है। तृप्ति होने पर लगता है कि बस अब बहुत हो गया, मन भर गया, अब भोग से भी अधिक अच्छा कुछ चाहिए। तब विरक्ति की भावना आती है। विरक्ति से प्रेरित होकर हम वन की ओर जाने के लिए तत्पर होते हैं। प्रश्न, परंतु वन में रहना कितना कठिन होता है। वहाँ नए से सारी व्यवस्था कैसे बिठाएंगे? और स्वामी जी, ऐसे सब वन में जाकर रहेंगे तो वन में भी अपार्टमेंट हो जाएंगे और वन नगर बन जाएगा। वन नष्ट होगा, वह तो और भी नुकसान है। स्वामी जी हंसकर बोले, आपकी बात सही है। जब वन में जाने को कहा था तब वन में जाकर घर बसाने को नहीं कहा था, परंतु यह हजारों वर्ष पूर्व की बात हुई। आज हमें वर्तमान समय की बात करनी है। आज के समय में वानप्रस्थ आश्रम का लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। लाक्षणिक अर्थ है विरक्ति का भाव होना। हम घर में रहकर भी विरक्ति का अनुभव करें, यह हमारी विरक्ति साधना हुई। हर व्यक्ति को यह साधना करनी चाहिए। यह जीवन विकास के लिए आवश्यक है। संसार में रहकर कर्तव्य कर्म करो, परंतु मन में विरक्ति भाव रखो। यह वानप्रस्थ जीवन का मूल मंत्र है। आज हम यहीं रुकते हैं, आगे और चर्चा करेंगे। हरि ओम। काल गणना। जिस प्रकार हमारे 7 वार के और 12 मास के नाम होते हैं, उसी प्रकार हमारे संवत्सरों के नाम भी होते हैं। संवत्सर का अर्थ है वर्ष। 60 वर्षों का नाम इस प्रकार है: 1 प्रभव, 2 विभव, 3 शुल्क, 4 प्रमोद शुक्ल, 4 प्रमोद, 5 प्रजापति, 6 अंगिरस, 7 श्रीमुख, 8 भाव, 9 युवा, 10 धात्र, 11 ईश्वर, 12 बहुधान्य, 13 प्रमाथि, 14 विक्रम, 15 वृषभ, 16 चक्रमानु, 17 शुभानु, 18 तारण, 19 पार्थिव, 20 व्यय, 21 सर्वजित, 22 सर्वधारी, 23 विरोधी, 24 विकृति, 25 स्वर, 26 बंधन, 27 सर्वजित विजय, 28 जय, 29 मनमत, 30 दुर्मुख,
31 हेमलांब, 32 विलाप, 33 विकारी, 34 सारवरी, 35 प्लव, 36 शुभकृत, 37 शोभन, 38 क्रोधी, 39 विश्वावसु, 40 पराभव, 41 प्लवंग, 42 कीलक, 43 सौम्य, 44 साधारण, 45 विरोधकृत, 46 परिधावी, 47 प्रमादी, 48 आनंद, 49 राक्षस, 50 अतल, 51 पिंगल, 52 कालयुक्त, 53 सिद्धार्थ, 54 रौद्र, 55 दुर्गति, 56 दुंदभी, 57 रुधिरोगारी, 58 रक्ताक्षी, 59 क्रोधन, 60 क्षय। 60 वर्ष के बाद इनका पुनरावर्तन होता है। भारत के अनेक राज्यों में ये नाम नित्य प्रयोग में भी आते हैं। एक और ये जो वर्ष है ये सिद्धार्थी नव संवत्सर है। पिछला वर्ष था वो कालयुक्त था। बाल कथा मोबाइल स्कूल। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की बैठी बैठी मोबाइल देख रही थी, गेम खेल रही थी। अचानक मोबाइल उसके हाथ से छूट गया, पास में ही खड़ा हो गया। वह देखते देखते बड़ा हो गया और अचानक उस लड़की को निगल गया। मोबाइल लड़की बन गया, लड़की मोबाइल बन गई। अब लड़की मोबाइल इधर उधर घुमाने लगा, लड़की की तरह बोलने लगा। आसपास के लोग यह देखकर घबरा गए, फिर देखने लगे, फिर हंसने लगे, एक दूसरे को बताने लगे। लड़की मोबाइल भी घूमते नाचते गाता रहा। परंतु यह क्या, लड़की मोबाइल स्कूल गया तो स्कूल में सारे छात्र लड़की मोबाइल और लड़का मोबाइल ही थे। चारों ओर मोबाइल ही मोबाइल। अब चारों ओर मोबाइल की रिंगटोन बजती थी। टीचर कुछ पूछते तो रिंगटोन के बाद उत्तर आता, हाय हेलो की आवाज़ आती। एक साथ भिन्न भिन्न प्रकार के रिंगटोन बजते, हंसी की आवाज़ आती। वीडियो ऑन हो जाता तो अंदर की लड़की या लड़का दिखाई देता। वीडियो ऑफ हो जाता तो लड़की या लड़का गायब। चारों ओर मोबाइल ही मोबाइल। इनको खाना पीना तो होता ही नहीं था, चार्ज करो तो काम करना शुरू। इनको सोना जागना भी नहीं था, स्विच दबाओ तो जागते थे, स्विच दबाओ तो सो जाते थे। इन्हें कपड़े जूते भी नहीं चाहिए थे, इन्हें चाहिए मोबाइल स्टैंड। बच्चों के माँ बाप परेशान हो गए, शिक्षक परेशान हो गए, किसी को भी मोबाइल बच्चे नहीं चाहिए थे। चारों ओर काले काले स्क्रीन। स्विच ऑन करो तो जबुक जबुक, रिंगटोन की हंसी, कृत्रिम आवाज़, खाना नहीं, सोना नहीं, पहनना नहीं, लाड करना नहीं। एक दिन एक टीचर को कुछ सूझा, उसने जाकर बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। सभी मोबाइल की चार्जिंग बंद हो गई। जैसे जैसे बैटरी ख़त्म हुई, सारे मोबाइल चुप हो गए। एक एक करके सब ठंडे हो गए। अब क्या था, न कोई बोलचाल न कोई हलचल। फिर सारे शिक्षकों ने एक एक मोबाइल को धीरे धीरे ठोकना शुरू किया तो मोबाइल में से एक के बाद एक बच्चे बाहर निकलने लगे। सब बाहर निकले तब बिल्कुल मुरझाई से थे। शिक्षकों ने सबको पानी पिलाया, खाना खिलाया, तब उनका हंसना, बोलना, चलना, भागना शुरू हुआ। तब बच्चों ने मोबाइल से अपनी दूरी बना ली। सभी अब मोबाइल से डर गए और मोबाइल से मुक्त हो गए। मोबाइल स्कूल अब मोबाइल मुक्त स्कूल हो गया। पुनरुत्थान पितामही उप विद्यापीठ। गृह गंगाधारा के पाठक जानते ही होंगे कि चैत्र 5127 से पुनरुत्थान उप विद्यापीठ का प्रारंभ हुआ है। यह अपने में ही विशिष्ट प्रकार का विद्यापीठ है। यह कुटुंब शिक्षा का विद्यापीठ है। कुटुंब में शिक्षा और कुटुंब की शिक्षा, ऐसे इनके दो आयाम हैं। इसका मूल विचार यह है कि शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है। जीवन विकास का 60 से 70% हिस्सा कुटुंब में ही संपन्न होता है। अतः कुटुंब जीवन विकास की शिक्षा का केंद्र है। कुटुंब शिक्षा का मुख्य दायित्व कुटुंब की पितामही अर्थात दादी का होता है। समाज में कुटुंब
व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का दायित्व समाज की दादी माओं का है। दादी माँ वानप्रस्थी महिला होती है। दादी माँ सुशिक्षित, सुसंस्कृत, समझदार, अनुभवी महिला होती है। वह वानप्रस्थी होती है। इस पितामही विद्यापीठ का संचालन पितामही द्वारा होगा। पितामही विद्यापीठ की और एक विशेषता यह है कि इसमें कुटुंब सदस्य बनेंगे। इसमें कोई एक व्यक्ति सदस्य नहीं बनेगा। सदस्य कुटुंब मिलकर पितामही विद्यापीठ का संचालन करेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि आप विद्यापीठ के सदस्य बने, अन्य कुटुंबों को भी बनाएं। पितामही विद्यापीठ के सदस्य बनने तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। इंदुमती काटदरे, मोबाइल 9428826731। पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप। कुटुंब गुरुकुल। पुनरुत्थान विद्यापीठ की ज्ञान सागर ग्रंथमाला के तीसरे विभाग कुटुंब शिक्षा में कुटुंब गुरुकुल और गुरुकुल संकल्पना का आधार ग्रंथ है पितामही विद्यापीठ। व्यवहार निरूपण तथा शिक्षा, जीवन, समाज आदि के नियोजन एवं मार्गदर्शन का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह न केवल वानप्रस्थियों का पथ प्रदर्शक है, अपितु सभी आयु वर्ग के अध्येताओं और शिक्षा के विभिन्न आयामों से जुड़े विद्वानों के लिए भी उपयोगी है। कैसे अर्थनिरपेक्ष किंतु अर्थार्जन की शिक्षा पाई जा सकती है, कैसे घर के अत्यल्प संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे गृहस्थ अपने दायित्वों के उपरांत वानप्रस्थ को संभाल सकता है, कैसे सफलता को सार्थकता में परिणत किया जा सकता है, कैसे घर में ही विद्यालय की संकल्पना को व्यवहारिक धरातल पर उतारा जा सकता है, इन सब पर पितामही विद्यापीठ ग्रंथ बहुत अच्छे से प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ से वर्तमान में चल रही अज्ञान, अल्पज्ञान, विपरीत ज्ञान, हीनता बोध, बुद्धि विभ्रम, अनुत्तरदायित्व भाव और भारतीयता के अपनाने में साहस के अभाव के कारण चल रहे वर्तमान अभारतीय शिक्षा के तंत्र मंत्र यंत्र पर भी अंकुश लगेगा। ताई जी के मार्गदर्शन में पुनः संशोधित रूप में प्रकाशित हो रहे पितामही विद्यापीठ ग्रंथ अध्येताओं की आवश्यकताओं एवं वर्तमान समस्याओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इति शुभम। शुभाकांक्षी अध्येता पुनरुत्थान विद्यापीठ, राजेंद्र पेंसिया। ग्रह गंगाधारा मासिक गीत। कृष्ण हो। कृष्ण हो शिशु माँ यशोदा, बाल सब गोपाल हूँ। कृष्ण हो शिशु माँ यशोदा, बाल सब गोपाल हूँ। राम लक्ष्मण धनुर्धारी, दुष्ट नाशक युवक हूँ। विश्वारा उमा गार्गी, जनक तनया रुक्मिणी। श्री सरस्वती अन्नपूर्णा, युक्ति जन शुभ धात्री हूँ। गृहिणी हो लक्ष्मी शुभा, और विष्णु सारे ग्रस्त हूँ। प्रौढ़ सम हो वशिष्ठ मुनि के, दधिच वृद्ध समस्त हूँ। यह सभी पूर्वज हमारे प्रेरणा के स्रोत हूँ। ज्ञान उद्यम त्याग सेवा, मूर्तिमंत स्वरूप हूँ। आज भारत के ग्रहों में यह पुनः अवतरित हूँ। परम वैभव का धनी यह पुनः भारत देश हो। परम वैभव का धनी यह पुनः भारत देश हो। कृष्ण हो शिशु माँ यशोदा, बाल सब गोपाल हूँ। पुस्तक प्रेषण मुद्रित सामग्री। यह पत्रिका हर मास की शुक्ल प्रतिपदा को प्रकाशित और प्रेषित होती है और शुक्ल दशमी तक न मिलने पर संपादक से संपर्क करें। संपादक में तो ये दिया है क्योंकि पत्रिका का नाम है ग्रह गंगा धारा। जो हमारा घर है वो गंगा की धारा की तरह अविरल रहना चाहिए। इसका आशय क्या है? घर में 3 चीज़ें होती हैं। एक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है, दूसरा कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है, और तीसरा बताइए संस्कृति, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान, कौशल और संस्कृति तीनों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। और वंश परंपरा क्या करती है? हर नई पीढ़ी को सवाया बनाती है। गुरु शिष्य को सवाया बनाता है, पिता पुत्र को सवाया बनाता है, सासू माँ अपनी बहू को सवाया बनाती है,
तो हर एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सवाया बनाती है। इसीलिए हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है। अंग्रेजों ने खूब प्रयास किया लेकिन ये नष्ट नहीं हो पाई, परिवार नष्ट नहीं हो पाए। तो जो ग्रह गंगा अभी गंगोत्री से निकली है, क्योंकि पितामही विद्यापीठ का आरंभ हुआ है, तो प्रवाह गहरा बने, विशाल बने, इसलिए इसे घर घर तक पहुंचाना है, ताकि जो ग्रह गंगा धारा रूपी हमारी घर परंपरा है वो निरंतर बनी रहे। अभी क्या हुआ, पहले हमारे जीवन के अंदर शास्त्रों का समावेश हुआ, हमें पता ही नहीं चलता था और हम शास्त्र की बात करते थे। उदाहरण के रूप में उठते ही हम कहते थे कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य क्षीण होगा। संध्या के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? संध्या से के बाद घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें पता था कि सुबह शीघ्र उठना, शाम को घर से बाहर नहीं निकलना और शाम को शीघ्र सो जाना। शास्त्रों में यही लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। लेकिन इसके लिए अलग से बाहर ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। वो शास्त्र हमारी जीवनचर्या में, व्यवहार में, संस्कार में, विचार में अनुस्यूत थे, तादात्म्य रूप से संबंधित थे। किंतु हुआ क्या, धीरे धीरे जब पश्चिमी शिक्षा का समावेश हुआ और पश्चिमी शिक्षा रूपी राक्षस पूरी तरह से हम पर हावी हुआ, तो हम इतने मनोविकृत हो गए कि रात को 12 से 2 बजे तक सोना हमें विकार नहीं लगता और सुबह बिना स्नान किए कोई काम करना भी हमें विकार नहीं लगता, और इसके साथ साथ लेट उठना भी हमें विकार नहीं लगता। जबकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली संस्कृति थे। उठने के बाद पूजा करना, योग करना, प्राणायाम करना, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करना। और ये क्या था, शास्त्र था और व्यवहार में था, तो शास्त्रों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। अब व्यवहार चला गया तो पुनः शास्त्र ग्रह गंगा धारा के माध्यम से बताए जा रहे हैं, ताकि वह पुनः व्यवहार बने और भविष्य में पितामही विद्यापीठ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि घर ही क्या हो जाएगा, ग्रह गंगा बन जाएगा। और आगे क्या है, गृह स्वामिनी कौन मानी जाएगी? तो गृह स्वामिनी वो मानी जाएगी जो बिल्कुल नई और बड़ी बहू हो। यदि माँ की आयु 50 वर्ष नहीं हुई है और बहू आ गई है तो माँ गृह स्वामिनी होगी। लेकिन माँ की आयु 50 वर्ष हो गई है तो माँ को 2 कार्य करने होंगे, एक विरक्ति करने होंगे और दूसरा अधिकार से मुक्ति। तो गृह स्वामिनी कौन बनेगी? जो नई बड़ी बहू होगी वो गृह स्वामिनी बनेगी। ठीक है, आगे है कि हमें जीवन का नियोजन कैसे करना चाहिए। अभी क्या है, व्यक्ति को धन चाहिए, सुख, आराम, शांति, संस्कार, समृद्धि, ज्ञान, इस पर विचार ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या होगा कि किस आयु में क्या करें, इसके ऊपर विचार करना। विवाह किस आयु में होना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से, जिससे शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से लाभ हमें भी मिले और सबको मिले। दूसरा, पति पत्नी को कौन सी आयु में माता पिता बनने चाहिए, और बताया गया कि 35 वर्ष की आयु तक तो 4 संतानें हो ही जानी चाहिए, क्योंकि हर भाई की एक भाई होना चाहिए और हर बहन की कम से कम एक बहन होनी चाहिए। इस तरह से 4 से कम में संबंध ही नहीं रहेंगे। चौथी बात है कि संसार से और अर्थार्जन से निवृत्ति। तो वानप्रस्थ का जो लाक्षणिक अर्थ बताया गया था, जो आगे आया है, वो है हमें पूरी तरह से समाज साधना में लगना है। जैसे युवा व्यक्ति क्या करेगा, परिवार की देखरेख करेगा। प्रौढ़ व्यक्ति क्या करेगा, समाज की देखरेख करेगा। और संन्यास वृत्ति जिसमें होगी वो क्या करेगा, वो अपने आत्म तत्व की ओर उन्मुख होगा। इसीलिए हमारे यहाँ बोला गया है कि युवा क्या है, कार्य शक्ति। वानप्रस्थ क्या है, बुद्धि शक्ति, क्योंकि बुद्धि, अनुभव, परिपक्वता इतना अधिक है कि वो समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। और जो वृद्ध हैं वो हमारी शोभा है, वो परिवार की शोभा है, समाज की शोभा है, राष्ट्र की शोभा है, और वो है आत्मशक्ति। क्योंकि अब इतने परिपक्व हो गए हैं, साधना भी पूर्ण हो चुकी है और विरक्ति का भाव चरम पर पहुंच चुका है। अब उनको परम तत्व को प्राप्त करना है। अब आराम से बैठें, ग्रंथ लिखें, अपनी साधना लिखें, दूसरों को बताना है तो बताएं। लेकिन 50 से 75 वर्ष की आयु तो हमें पूरी तरह से घर से निवृत्त और विरक्त होते हुए समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। यही बात जो सज्जन वृंद स्वामी जी है उन्होंने भी कही। आगे देखिए काल गणना। अभी भाई साहब जब कह रहे थे कि हमें पता कैसे चलेगा ये वर्ष क्या है,
तो 7 बार 12 मार्च तो सबको पता है, लेकिन 60 वर्ष होते हैं भारत में, ये होता है और रिपीट होते हैं। इस वर्ष क्या है? सिद्धार्थी नव संवत्सर चल रहा है। ये युगाब्द कौन सा है? 5127 युगाब्द है। और आगे देखिए, कोई व्यक्ति मोबाइल में इतना अधिक घुस गया कि स्वयं ही मोबाइल हो गया, और जब मोबाइल में घुस गया तो क्या स्थिति हुई? खाना पीना हंसना सब भूल गए बच्चे, और बच्चे क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए, मुरझाए हुए हो गए। तो जैसे ही मोबाइल से मुक्त हुए, बच्चों में पुनः आनंद आया, तो खाना पीना हंसना बोलना चालना भागना सब उन्होंने शुरू कर दिया। और अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है कि 2 वर्ष तक के बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाएगा, और 16 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर रखा जाएगा। आप सोच के देखिए आप। और हम क्या है, 2 वर्ष के बच्चे को सोशल मीडिया दे रहे हैं, तो उससे उसकी सृजनात्मक क्षमता और बुद्धि क्षमता कम होती है, मन असंतुलित और अराजक और अव्यवस्थित होता है, और भविष्य में उसकी हानि पूरे समाज को और परिवार को सबको होती है। पुनरुत्थान विद्यापीठ कौन बनाए? तो जो 50 वर्ष की वानप्रस्थी हो चुकी हैं, दादी माँ बन चुकी हैं, जैसे भाभी जी दादी माँ बन चुकी हैं, तो सुशिक्षित सुसंस्कृत समझदार अनुभवी जो वानप्रस्थी हैं, उनको पितामही विद्यापीठ की स्थापना करनी है और सबको शिक्षित करना है। और आगे पितामही विद्यापीठ का जो नया ग्रंथ आया था, उसका कुटुंब गुरुकुल के रूप में हमने थोड़ी सी जो शुभेच्छा है वो इसके लिए लिखी थी। और ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही पता है? एक तो हमें अज्ञान है, दूसरा ज्ञान है तो अल्प ज्ञान है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, स्वाध्याय की तो आदत ही समाप्त हो गई है। और यदि किसी को और ज्ञान है तो वो विपरीत ज्ञान है, पश्चिम का ज्ञान है। अपने ज्ञान को तो हीन मानता, उसको श्रेष्ठ मानता है। हीनता बोध है, मैं भारतीय वेशभूषा क्यों पहनूं, भारतीय भोजन क्यों खाऊं और भारतीय भवन में क्यों रहूं, उसे क्या होता है? हीनता होती है। उसे लगता है ये सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है। उसके बाद बुद्धि विभ्रम, इन सब कारणों से बुद्धि में क्या हो चुका है? विभ्रम हो चुका है। और ये क्यों आया भाव? क्योंकि उत्तरदायित्व का देश के प्रति भाव ही नहीं है, अनुत्तरदायीपूर्ण व्यवहार हो गया है उस व्यक्ति का। उसे पता ही नहीं है कि मेरे स्व अर्जन के अतिरिक्त भी संसार में है जिसको हमें कुछ दे के जाना है। और अंत में भारतीयता को अपनाने के साहस के अभाव के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। सब कुछ कर रहा है लेकिन आसपास देखता है कि अरे बाकी लोग नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। तो हमें भेड़ नहीं बनना, जो भेड़ चाल है उसके पीछे नहीं जाना, हमें शेर बनना है। और शेर तो अकेला ही शुरू करता है, बाद में बाकी सब अनुसरण करते हैं, पूरा जंगल अनुसरण करता है फिर उसका। तो हमें क्या करता है? भारतीयता को अपनाना है, उसमें साहस लेकर के आना है। और अंत में गीत है, ये गीत मेरा मानना है कि हमें प्रतिदिन एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि 1 महीने में 30 बार लेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा। और बच्चों के लिए तो बहुत ही सुंदर गीत है, पहला गीत भी बहुत सुंदर था, दूसरा भी बहुत सुंदर। आपने अपने विचार बताइए, फिर बताना चाह रहे थे। पहले रहन सहन के बारे में बात करते हैं। कहते भारतीय घर विदेशी की तरह नहीं होने चाहिए, तो इसका अपने पूरे भारत में बहुत से उदाहरण होंगे, परंतु मैं एक सीकर के पास में कान सिंह जी की ढाणी का जरूर उसकी चर्चा करूंगा। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ देखने वाली सभी चीज़ें सब प्राकृतिक है, प्रकृति से बनी हुई है, कच्चे मकान हैं, झोंपड़े हैं, ठंडे हैं, रहन सहन बहुत अच्छा है। और सब उनके मतलब खेत में जो उत्पादन करे उसमें भी गाय के गोबर से, पशुओं के बोले से सभी तरह के लगभग कम से कम आप बताओ भेड़ बकरी इस तरह के 10-12 तरह के पशु होंगे और पक्षी होंगे। और मैं उनका मतलब खान पान रहन सहन देख के बहुत उत्तम हूँ और मेरे को बहुत वो निमंत्रित करते हैं। और अब मेरे साथ चलने का विचार हो तो जून में आप बिल्कुल चलिएगा। धन्यवाद। जब से हम लोगों ने 2 या 3 दिन से जब से ग्रह गंगा धारा पढ़ना शुरू किया है, तब से बहुत सारी चीज़ें जो जीवन में हम लोग भूल रहे थे, धीरे धीरे करके पश्चिमीकरण की ओर जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है। और आजकल तो भारतीयता को, जैसे पिताजी ने बताया कि कांजी का है, तो वो तो वहाँ एक पिकनिक स्पॉट के रूप में उनको यूज़ करने लग गए हैं। मतलब भारतीयता जो कि हम लोग पहले जीते थे उसको उसी तरीके से रहते थे। आजकल जैसे जयपुर में एक चोखी ढाणी बना हुआ है, उसमें भी सेम वही, मतलब वहाँ लोग जाते हैं, देखते हैं और वहाँ आनंद लेते हैं और आ जाते हैं। जबकि ये सब पहले की चीज़ें हैं, वो सब हमारे घरों में होती थी। तो हम लोगों को बस इन सब विचारों को अपनाते हुए और भारतीयता को पुनः स्थापित करना होगा।
इस ग्रंथ मतलब ग्रह गंगाधारा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुटुंब में कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हर व्यक्ति का अपना अपना मतलब कर्तव्य होता है परिवार में रहने का, और जो भी हमें अल्प ज्ञान या फिर विपरीत ज्ञानहीनता बोध होता है उससे इस ग्रंथ की वजह से हम उस भारतीयता के बारे में जान सकेंगे। आज के ग्रह गंगाधारा के इस ज्ञान में परिवार नियोजन के बारे में बताया गया है। आज विवाह है जो 40 साल के बाद तक हो रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि लड़की का विवाह 16 वर्ष में और लड़के का 25 वर्ष में। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज लड़की का विवाह 21 वर्ष में और लड़के का विवाह 24 से 27 के मध्य हो जाना चाहिए। अगर इसे व्यवहार में लाएंगे तो यह अवश्य समझ में आएगा। शुरू कर दिए कि अभी तक इंदु वर्मा को यह महसूस हो रहा था कि मैं गृह स्वामिनी हूँ, तो आज से उसको ये भाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि अब सोनिया गृह स्वामिनी है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।